नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने जानकारी दी थी कि मूंग के जो दाल है उसकी कीमत 357, उड़द के लिए 168, मूंगफली के लिए 257 हो गई है और सोयाबीन के लिए 86 करीब केंद्र खोले गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ने आधिकारिक बयान में ये भी बताया था कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीद केंद्र पर प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। संबंधित विभाग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक किसान को जन आधार कार्ड नंबर और खसरा गिरदावरी की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। जो किसान बिना गिरदावरी के ही अपना पंजीयन करेंगे, उसका पंजीयन जो समर्थन होगा उसका मूल्य पर भी खरीद लिए मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि किसान एक जन आधार कार्ड में ही दर्ज नाम से ही, जिसके बाद ही गिरदावरी होगी और उसके नाम से ही एक पंजीयन करवा सकेगा। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस तहसील में कृषि भूमि है उसी तहसील के केंद्र का पंजीकरण करें, वरना दूसरी तहसील पर भी किया गया है और इसके साथ ही पंजीकरण खरीद के लिए मान्य नहीं होगा। निर्देश के अनुसार किसान पंजीयन कराते समय ये सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाइल नंबर के जन आधार कार्ड से ही लिंक हो, जिससे समय पर ही तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके। किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भुगतान के लिए समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं होनी चाहिए। फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी के ही दिल्ली पुलिस की एक क्राइम ब्रांच शुक्रवार को पूछताछ करेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हाल ही में लोकेश शर्मा को ईमेल नोटिस से ही भेजकर 22 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। पिछले 7 महीने में केस दर्ज होने के बाद से ही गहलोत के ओएसडी पहली बार पूछताछ के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर इसी साल 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग मामले में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए भी दिल्ली में केस दर्ज करने पर भी क्षेत्राधिकारी का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट चुनौती दी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। हालांकि क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर सकेगी। सीएम के ओएसडी दिल्ली क्राइम ब्रांच जुलाई 2020 में ही विधायकों की खरीद फरोख्त के ही जुड़े ऑडियो के सोर्स के बारे में पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच ऑडियो के सोर्स के साथ ही फोन टैपिंग से जुड़े सवाल भी करेगी। ऑडियो किसने भेजा और आगे वायरल करने वाले पर भी सवाल होंगे। गहलोत के ओएसडी अब तक ये कहते आए हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर ये ऑडियो मिले हैं। ऐसे में अब उन्हें इस बारे में पुख्ता जानकारी देनी ही पड़ेगी। पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट कैंप के बगावत के बाद से ही फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। गहलोत खेमे ने विधायकों की खरीद फरोख्त पर भी आरोप लगाते हुए कुछ ऑडियो टैप वायरल किए थे। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ गहलोत सरकार को गिराने के लिए सौदेबाजी का भी आरोप लगाया गया था। इस मुद्दे पर विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा भी हुआ था। संसद में भी यह मामला उठा था। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने माना था कि मुख्यमंत्री के ओएसडी ऑडियो वायरल किए गए थे। बीजेपी शुरू से ही इस वायरल ऑडियो के सोर्स के बारे में पूछते हुए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाती रही है। राजस्थान के चूरू में टीचर की पिटाई से 7th क्लास के बच्चे की मौत के सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चे को केवल होमवर्क न करने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? मौत के बाद से ही बच्चे के गांव सालासर थाना क्षेत्र के कोलासर में भी सन्नाटा सा पसरा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के माता पिता भी डर चुके हैं इस घटना के बाद से ही। वहीं आसपास के लोगों ने भी बच्चे के घर जाकर परिवार को संभालने की कोशिश की है।
माता पिता और एक बड़ा भाई और बहन का रो रो कर तो बुरा हाल है। गणेश के हंसमुख स्वभाव और नटखट भरी शरारतों को याद करके परिवार रोता जा रहा है। पिता ओम प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटे गणेश को लहूलुहान हालत में देखकर कांप गए थे। बाहों में लेकर उसे कलेजे से लगा लिया था, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोते रोते पिता ने कहा कि मेरा हंसना खेलता बच्चा ऐसे जुदा हो गया, सोचा भी नहीं था। सुबह उसकी माँ राजू देवी ने उसे तैयार करके स्कूल भेजा था, लेकिन क्या पता था कि ऐसी घटना हो जाएगी। साथ में लंच बॉक्स भी दिया था और कहा था पूरा खाना खाकर आना। पिता ने कहा कि उसकी माँ बार बार गणेश को लेकर आने को कह रही है। उसके भाई बहन उसकी याद में रोते जा रहे हैं। पिता ने रोते हुए ये भी कह दिया कि 13 साल के मेरे बच्चे को टीचर ने बड़ी बेरहमी से मारा है। बच्चे के आंख, मुंह, सिर पर चोट के निशान हैं। होमवर्क ना करने की ऐसी सजा न कभी देखी और न कभी सुनी। पिता ने बताया वो खेती बाड़ी करता है, मगर बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था, मगर स्कूल भेजने की सजा बेटे की मौत मिल जाएगी ये नहीं सोचा था। पिता ओम प्रकाश ने बताया कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आरटीआई में बेटे का एडमिशन करवाया था। कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, जिसके चलते 1 महीने से ही स्कूल खुलने पर गणेश ने जाना शुरू कर दिया था। बड़ा बेटा विनोद ने भी 6 क्लास में ही इस स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी। इसके बाद से ही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगा था। पिता ने कहा कि काश छोटे बेटे का भी स्कूल बदला देते तो फिर बेटा आज साथ में होता। शिक्षा मंत्री ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं। पिता ने हत्यारे टीचर को सजा दिलाने की मांग की है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के पेट्रोल पंप पर रात 5 करोड़ की फिरौती को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग कर दी गई है। अचानक हुई फायरिंग से पेट्रोल पंप पर भगदड़ सी मच गई। इसके बाद आरोपी युवक फरार हो गया। पेट्रोल पंप ऑफिस के शीशे पर किसी फायरिंग से टूटे कांच के टुकड़े पंप मालिक के बेटे के सिर पर भी लगे हुए मिले हैं और वो जख्मी भी हो गया है, जिसके चलते सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके जो है मुआवना भी किया है और पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर वारदात कैद हो चुकी है। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया है और पंप मालिक के बेटे नमन गर्ग ने ये जानकारी दी है कि 2 दिन से ही फोन आ रहे थे। जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसके ताऊजी को फोन किया गया। करीब 5 करोड़ की डिमांड की जा रही थी। रकम नहीं देने और फोन नहीं उठाने के कारण केवल डराने के लिए ही वारदात को अंजाम दिया गया है। रात करीब 9:30 बजे कचहरी रोड गुजराती स्कूल के पास पेट्रोल पंप पर 2 युवक बाइक पर आए थे और एक युवक नीचे उतरा और पैदल ही ऑफिस तक गया और ऑफिस में ही बैठे पेट्रोल पंप मालिक नवीन के बेटे नमन गर्ग को टारगेट करते हुए 2 गोलियां शीशे पर चला दी। गोली चलने के बाद ही कांच के टुकड़े जो है वो उसके बेटे पर लग गए। गनीमत रही कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। जाते समय दहशत फैलाने के लिए 2 गोलियां लगी हुई थी और इसके बाद से ही आरोपी जो है फरार हो गए थे। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को गुरुवार को अजमेर की सेंट्रल जेल की महिला बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। अनुराधा को कोर्ट ने पहले डिडवाना जेल भेजा था, लेकिन जेलर ने सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए असहमति जता दी है। इसके बाद से ही जयपुर जेल आईजी विक्रम सिंह ने भी बात पर अजमेर सेंट्रल जेल भेजने के आदेश जारी करवा गए हैं। और गौरतलब ये भी है कि लेडी डॉन अनुराधा इंदर चंद्र अपहरण मामले में फरार चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस उसे जेल में कड़ी सुरक्षा के साथ भेज चुकी है और इस दौरान उसे काफी देर तक पुलिस सुरक्षा में भी रखा गया था। आपको जानकारी दे दें कि पेशी का समय आने पर ही सुरक्षा के साथ उसे कोर्ट में ले जाया गया। पेशी के बाद उसे डिडवाना जेल भेजने के आदेश दिए गए, लेकिन डिडवाना डिप्टी जेलर जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा का हवाला देते हुए असहमति जता दी है और ऐसे में उसे अजमेर लाया गया है, जहां पर आपको बता दें कि जीवन गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद को भी हॉस्टाइल करने की भी नियत से भी अब जेल में बंद आनंदपाल के इशारे पर ही इंदर चंद्र का अपहरण डिडवाना से करवा लिया गया था।
इस किडनैपिंग की मास्टरमाइंड अनुराधा चौधरी ही बताई जा रही हैं। बाद में महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से इंद्रचंद्र को पुणे के पास से ही बरामद किया गया है। चोरी के लिए फ्लाइट से एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले एक हिस्ट्री शीटर को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिम्मी उर्फ दीपक शर्मा नामक इस बदमाश पर अलवर पुलिस ने इनामी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र पुलिस का हिस्ट्री शीटर है जिसे हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। ये महाराष्ट्र के नंदुरबार का रहने वाला बताया जाता है। दीपक ने गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उसने हाथ पर टैटू भी बनवा रखा है और इसके साथ ही खुद को मॉडल की तरह दिखाने का भी कोशिश करता है। बड़े बड़े होटलों में रहने का शौकीन बताया जाता है ये आरोपी। और शहर की अरावली बिहार थाना पुलिस ने बताया कि अराजकता चोर के गिरोह का जो सरगना है उसे 5,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश 26 वर्षीय जिम्मी आपको बता दें कि 26 वर्षीय का यह आरोपी बताया जाता है। इसे हरियाणा के रेवाड़ी से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के कब्जे से 60 ग्राम सोना पिघली अवस्था में ही बरामद किया गया है। जांच में पता चला कि बदमाश जिम्मी चोरी की वारदात करने के बाद ही फ्लाइट से यात्रा कर दिल्ली और मुंबई जैसे महंगे शहरों में जाकर बड़े बड़े होटलों से रुकता है। और थाना अधिकारी इसकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि 19 अगस्त 2021 को ही श्री राम नगर कॉलोनी में ही रहने वाले कृष्णवीर सिंह जाट ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त को कृष्णवीर परिवार के साथ घर से बाहर घूमने गया हुआ था। पीछे बदमाशों ने अलमारी का ताला तोड़कर 45,000 रुपए नगद, सोने का हार, सोने की अंगूठियां और चूड़ियां और 6 अंगूठी, 3 तोड़ी और सोने की कुंडल, टीका, नथ, चांदी की 4 अंगूठी और 2 जोड़ी पायल, 10 जोड़ी चांदी की पायल, बिछिया, कोदरी और सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि तकनीकी सहायता के आधार पर ही डीएसटी टीम को सूचना दी गई थी कि 18 अगस्त को श्रीराम कॉलोनी में चोरी की करने वाला जिम्मी जो जिम्मेदार है उसका नाम बादशाह है, जो गुजरात के अकलेश्वर में ही हो सकता है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गुजरात पहुंची। वहां पता चला कि जिम्मी की अंकेश्वर में कपड़े की दुकान है, जो फिलहाल हरियाणा के रेवाड़ी में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ है। टीम ने रेवाड़ी में जाकर संपर्क सूत्र और मुखबिर सक्रिय किए। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि रेवाड़ी के कसोला चौक पर बदमाश जिम्मा खड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को दबोच लिया और उसे अलवर ले आई। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में बदमाश जिम्मी ने अलवर शहर के कई थाना इलाकों में 8 चोरी की वारदात को कबूल कर लिया है। इसमें अरावली बिहार थाना क्षेत्र की हट्टीराम कॉलोनी और श्रीराम कॉलोनी में अगस्त 2021 को 2 मकानों में चोरी की वारदात में शामिल हुआ था। इसी प्रकार जुलाई 2021 में शिव कॉलोनी तिजारा फाटक के पास और शिव कॉलोनी पानी की टंकी के पास, ट्रांसपोर्ट नगर में और चोरी का प्रयास एनईबी विस्तार योजना सेक्टर 6 महीने सितंबर में 2022 के प्रति बिहार सेक्टर 3 और राठ नगर में सूने मकानों में चोरी की वारदात को स्वीकार कर चुका है। प्रदेश को जल्द ही 17 नए आईएएस मिलने वाले हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन के लिए यूपीएससी की बोर्ड बैठक में 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होगी। बोर्ड बैठक में 17 जो है आरएएस अफसरों को तोहफा मिलेगा। राज्य सरकार ने आरएएस और एलएएस में प्रमोशन के लिए 51 आरएएस शामिल किए हैं। आपको बता दें कि बैठक में राजस्थान में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, डीओपी प्रमुख सचिव हेमंत गोरा और यूपीएससी के सदस्य और डीओपीटी के एक अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना यह भी जा रहा है कि 29 अक्टूबर की बैठक के बाद में राजस्थान को 17 नए आईएएस अधिकारी मिल जाएंगे।